हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो आगे चलते हैं। अवधि एंड आयुष गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद देयर पेरेंट्स। अवधि और आयुष जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। तभी अवधि ये नोटिस करती है कि एक शेल है, वहाँ पे कुछ शेल को नोटिस करती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। उसकी मदर उसे एडवाइस करती है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि उस शेल में जो है वो एक स्नेल का लिविंग होम हो सकता है एंड इट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। और जो शेल है वो स्नेल का बॉडी पार्ट है। अवधि एंड आयुष जो है वो चौंक जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि जो शेल है जो कि मूव भी नहीं कर सकता, वो कैसे उसके अंदर कोई लिविंग बीइंग हो सकता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाते हैं तो अवधि एंड आयुष जो है ये इंसिडेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद वो अपने टीचर को अप्रोच करते हैं ये समझने के लिए कि जो शेल जो कि मूव भी नहीं कर सकता है उसके अंदर किसी लिविंग स्नेल का बॉडी पार्ट कैसे हो सकता है। तो टीचर इनिशिएटेड अ डिस्कशन इन द क्लास ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और इसीलिए टीचर जो है एक डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 10.1 लेट अस रिकॉर्ड। We are surrounded by numerous things. Just look around in your classroom and you may find many examples. The pencil that you are holding, the book that you are reading, और द पिजन नियर द विंडो। ये सारी चीज़ें आप अपने आसपास क्लासरूम में भी देख सकते हैं। जो पेंसिल आप यूज़ कर रहे हैं, जो बुक आप रीड कर रहे हैं, या फिर जो अगर कोई चिड़िया आपके क्लास के विंडो पे आके बैठी हुई है, तो यहाँ पे उन सबको क्या ग्रुप में डालना है। एक यहाँ पे एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का या फिर थिंग्स का नाम लिखना है। उसके बाद सेकेंड कॉलम में आपको ये मेंशन करना है कि वो नॉन लिविंग है या लिविंग है। जैसे पेंसिल, पेंसिल किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉन लिविंग के। क्या रीज़न है कि आप उसको नॉन लिविंग, आप क्यों समझ रहे हैं कि वो एक नॉन लिविंग थिंग है? ठीक है, इस तरह से आपको ये टेबल फिल करना है। नेक्स्ट आता है 10.1 व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम नॉन लिविंग। जो लिविंग है और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, ये कहना चाह रहे हैं। वाई डू यू थिंक अ पेंसिल इज नॉन लिविंग बट अ पिजन इज लिविंग। आप क्यों ऐसा समझते हैं कि जो पेंसिल है वो एक नॉन लिविंग थिंग है और पिजन जो है वो लिविंग है। What do you think are the differences between living being and non-living things according to you? आपके हिसाब से लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस हो सकता है और उनमें के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हो सकता है कि व्हाट सिमिलैरिटी डू आइडेंटिफाइड लिविंग बीइंग शेयर विद ईच अदर। और जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी हो सकता है। यू मे हैव आइडेंटिफाइड मूवमेंट एज वन ऑफ द सिमिलैरिटी अमंग लिविंग बीइंग। आप देख सकते हैं कि जितने भी एक कॉमन चीज़ आप देख सकते हैं लिविंग बीइंग में कि वो सब क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं, वो चल सकते हैं, दे कैन मूव। यू हैव ऑल्सो सीन कार मूविंग ऑन अ रोड। तो क्या हर चलने वाली चीज़ लिविंग थिंग हो सकती है क्या? जैसे कार रोड पे चल रही है तो क्या वो लिविंग हम मान लें उसको? तो यू हैव ऑल्सो डज इट मीन दैट अ कार इज लिविंग। लिस्ट द टास्क दैट यू कैन डू बट अ कार कैन नॉट। फिर उसके बाद क्या करना, आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें आपको ये मेंशन करना होगा कि वो कौन से काम है जो आप कर सकते हैं लेकिन एक कार नहीं कर सकती है। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बींग। जो हम हैं, आप हैं, वो सब क्या है, एक लिविंग बींग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। Whenever you attempt to group things around you as living or non-living, you can compare them with yourself. जब भी आप किसी चीज़ को लिविंग और नॉन लिविंग में कैटेगराइज करना चाहते हैं, क्लासीफाई करना चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले आप खुद के साथ कंपेयर करिए। ठीक है। विच कैरेक्टरिस्टिक हेल्प यू इन डिफ्रेंशिएटिंग योर सेल्फ फ्रॉम अ कार। जैसे कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिससे कि आप जो है एक कार से अलग हैं। फॉर इंस्टेंस अ कार डज नॉट ग्रो। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कार जो है, हम तो ग्रो करते हैं, जैसे आप बचपन में तो छोटे साइज़ के थे, फिर धीरे धीरे बड़े होते गए, वैसे आपकी हाइट इंक्रीज होती गई। उसी तरह से कार की तो हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है, वो तो ग्रो नहीं कर रहा। तो डज इट मीन इट इज़ नॉन लिविंग। क्या इसका मतलब यही है कि ये नॉन लिविंग है? नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक हैव यू
यूज टू क्लासीफाई अ कार एज ए नॉन लिविंग? आपने किस बेसिस पे, किस कैरेक्टरिस्टिक को देख के कार को एक नॉन लिविंग थिंग बताया? कंटिन्यू योर डिस्कशन इन सिमिलर वे टू आइडेंटिफाई द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। और इसी तरह से हमें क्या सिमिलर वे में, इसी वे में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी थिंग को कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि उन्हें लिविंग बनाते हैं। What are some common characteristics that make living being very different from non-living thing? तो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो जिससे कि जो लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग से अलग होते हैं, या फिर लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से अलग करते हैं। कैन वी कंसीडर मूवमेंट एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग? यानी एक जो है, एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है? मूवमेंट। कि कोई चीज़ अगर खुद से एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो हम उसको एक लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं। लिस्ट 5 थिंग अराउंड यू दैट कैन मूव ऑन देयर ओन। और मतलब आपको 5 चीज़ों के पांच ऐसे चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि खुद से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। कार के केस में आप देख सकते हैं कि कार को हमें ड्राइव करना पड़ता है, वो खुद से नहीं चलता है। तो डू यू थिंक ऑल द 5 थिंग्स दैट यू हैव लिस्टेड कैन बी कंसीडर्ड एज लिविंग जस्ट बिकॉज दे कैन मूव ऑन देयर ओन? क्या वो 5 चीज़ें जो आपने लिस्ट की हैं तो वो क्या लिविंग थिंग्स हैं? सिर्फ इस बेसिस पे लिविंग थिंग्स उनको मान सकते हैं कि वो मूव कर सकते हैं? However, unlike animals, plants do not move from one place to another. तो do you consider them as living? जैसे कि आप मान लीजिए कि एनिमल्स तो चलो कि हमने लिविंग में रख लिया, क्योंकि वो एक जगह से, जो हमारा क्राइटेरिया है कि एक मूवमेंट होना चाहिए उनमें, तो एनिमल तो मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, तो उसे तो हमने लिविंग में रख दिया। लेकिन क्या आप प्लांट को भी लिविंग में रखेंगे? क्योंकि प्लांट तो एक जगह से ये इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक प्लांट का दिया हुआ है पिक्चर, ड्रोसेरा। अब यहाँ पे इवन दाओ प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डू शो सर्टेन टाइप ऑफ मूवमेंट। मतलब अगर वो मूव नहीं कर सकते हैं फिर भी वो कुछ तरह का तो मूवमेंट शो करते हैं अपने अंदर। ओपनिंग ऑफ द फ्लावर ऑफ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द मूवमेंट इन द प्लांट, जैसे कि फूलों का खिलना, वो भी तो एक तरह से मूवमेंट ही है जो कि प्लांट खुद पे खुद करते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट जो प्लांट में है वो क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, अगर इंसेक्ट उन पे बैठ जाए तो वो उनको खा लेते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन, और वो उनसे क्या लेते हैं? इंसेक्ट को खा के अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। ड्रोसेरा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एन इंसेक्टिवोर। यानी ड्रोसेरा प्लांट जो है वो एक एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। ड्रोसेरा is featured with saucer-shaped leaves having many hairs like projection of unequal length with sticky end. यहाँ पे देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ड्रोसेरा का, वो सॉसर के जैसे है। जैसे हम एक सॉसर शेप में लीव्स बनी हुई है इसमें, जिसमें कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। यहाँ पे देखिए जैसे उसमें से हेयर निकल रहे हैं बाहर की तरफ, जो कि अनइक्वल लेंथ के हैं एंड स्टिकी एंड है। उनका जो एंड है वो चिपचिपा है, जिसपे अगर कोई इंसेक्ट बैठ जाए तो क्या हो जाए? उसमें चिपक जाए। Whenever an insect enter the saucer, जब भी कोई इंसेक्ट इनके सॉसर के अंदर आता है तब क्या होता है? हेयर मूव्स इनवर्ड एंड जो हेयर है वो अंदर की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। Insect with their sticky and try to observe the mechanism of movement in the other insectivorous plant। और इसी तरह से आपको और भी insectivorous plants के बारे में, जैसे पीचर प्लांट हो गया, इनके मैकेनिज्म वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वो इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेते हैं, इनके मैकेनिज्म को, इनके मूवमेंट को आपको ऑब्जर्व करना है। क्लाइंबर्स ऑल्सो विन themselves अराउंड एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोज टू देम। यानी जो क्लाइंबर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? अपने चारों तरफ जो भी चीज़ उनके आसपास होती है उनके चारों तरफ वो क्या कर लेते हैं? अपने आप को उनको घेर लेते हैं, यानी उनके चारों तरफ लिपट जाते हैं।
एनी ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोज टू देम। इसका मतलब क्या है कि इवन दाउ प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम, मतलब जो प्लांट है वो भले ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट ना करें, लेकिन वो कुछ तरह के तो मूवमेंट शो जरूर करते हैं। कंपेयर योर सेल्फ विद द पिक्चर ऑफ योर चाइल्डहुड। आप अपने आप को किससे, अब दूसरा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग होने का, वो है ग्रोथ। कि कोई भी चीज़ अगर ग्रो कर रही है, इंक्रीज इन साइज हो रहा है, उसका साइज में इंक्रीज हो रहा है, बॉडी पार्ट्स में इंक्रीज हो रहा है, तो उनके पार्ट्स में इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे, तभी वो एक लिविंग थिंग होने की कैटेगरी में आता है। कंपेयर, अपने आप को अपने बचपन के पिक्चर से आप कंपेयर करिए। उसके बाद क्या आप वो ड्रेसेस पहन सकते हैं जो आपने 4 साल पहले पहनी थी? आप नहीं पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो साइज़ है वो बड़ा हो गया। तो दिस इज़ ड्यू टू ग्रोथ इन योर बॉडी। आपकी बॉडी जो है वो ग्रो कर गई है। प्लांट जो है और अदर लिविंग बीइंग जो हैं वो भी ग्रो करते हैं। कोई भी आप पपी लाते हैं, छोटे सा कोई भी पेट पालते हैं, तो देखते हैं कि उसका साइज़ कुछ समय के बाद इंक्रीज़ हो जाता है। तो कैन वी कंसीडर ग्रोथ एज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग? क्या हम ग्रोथ को जो है एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हैं? लिविंग बीइंग नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो लिविंग बीइंग है उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो लिस्ट 5 लिविंग बीइंग्स दैट रिक्वायर फूड टू ग्रो। तो आपको 5 ऐसे लिविंग बीइंग के बारे में बताना है जिनको कि फूड चाहिए, जो कि सर्वाइवल के लिए उनको फूड नेसेसरी है, न्यूट्रिशन उनको ज़रूरी है। नाउ थिंक ऑफ अ प्रोसेस विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। आप ऐसे प्रोसेस के बारे में बताइए जिसके बिना हम नहीं रह सकते। तो आप अपने ब्रेथ को चेक करिए। काउंट द नंबर ऑफ ब्रेथ यू टेक पर मिनट आफ्टर अ नॉर्मल वॉक एंड आफ्टर अ रन एंड आफ्टर अ फ्यू डांस स्टेप। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि जब आप चलते हैं, चलने के बाद आपकी जो ब्रेथ है 1 मिनट में वो कितनी बार आप इनहेल कर रहे हैं। एंड जब आप दौड़ के आते हैं आफ्टर रनिंग, आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है ना। या फिर आप कुछ डांस कर लेते हैं थोड़ा सा, तो उसके बाद भी आपका हार्ट बीट या फिर ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है। रिकॉर्ड करिए इस डाटा को और ऑब्जर्व करिए। क्या आप डू यू नोटिस द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स? क्या आपने ये जो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो एनिमल्स में भी नोटिस किया, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, काउस एंड बफलोज? नोटिस करिए उनके मूवमेंट ऑफ, उनके एब्डोमेन के मूवमेंट को जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आवर बॉडी। जब हम जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं एयर को, मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू, जो हम बाहर से एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, और जब भी ब्रीथ आउट, जब हम वो एक्सहेल करते हैं, तो एयर जो है हमारी बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन और आउट का मूवमेंट होता है एयर का। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस कॉल्ड, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। और जो ब्रीदिंग है वो एक प्रोसेस का पार्ट है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट भी रेस्पायर करते हैं? तो देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। यानी प्लांट के लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। एंड दीज पोर्स हेल्प प्लांट टू टेकिंग एयर इन एंड आउट। और यही जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, इसी से एयर जो है अंदर की तरफ जाता है और बाहर आता है। ये प्लांट के केस में होता है। इंटरेक्ट विद सीनियर क्लास स्टूडेंट इन योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट इफ दे आर डेमोन्स्ट्रेट स्टोमेटा यूजिंग अ माइक्रोस्कोप इन योर क्लास। यानी अब जब आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टोमेटा को दिखाया जाएगा। ऑल द लिविंग बीइंग रेस्पायर। तो इससे ये पता चलता है जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो रेस्पायर करते हैं। पहला हमने पढ़ा कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं मोस्ट ऑफ देम प्लांट को छोड़ के एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट करते हैं। प्लांट भी एक तरह का मूवमेंट करता है। दूसरा हमने पढ़ा कि वो ग्रो करते हैं, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं कि वो रेस्पायर करते हैं। यहाँ पे देखिए वाटर ड्रॉपलेट ऑन द ग्रास को दिखाया गया है।
हैव यू एवर नोटिस्ड वाइट पैचेस फॉर्मिंग ऑन द शर्ट अराउंड द आर्मपिट ड्यूरिंग समर्स? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके आर्मपिट के अराउंड जो वाइट पैचेस हो जाते हैं गर्मियों के दिन में? दीज पैचेस आर फॉर्म ड्यू टू, हमने पिछले भी चैप्टर में किसी चैप्टर में पढ़ा था इवापोरेशन वाले में कि ये क्या होता है, हमारे पैचेस जो होते हैं वो हमारे स्वेट होते हैं। द स्वेट कंसिस्ट, स्वेट में क्या होता है, वाटर होता है और सॉल्ट होता है जो कि हमारे बॉडी के वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये जो रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से, उसे हम कहते हैं एक्सक्रेशन। क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम एक्सक्रेशन। यूरिन इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रेशन इन एनिमल। और जब यूरिन भी जो है वो क्या है, यूरिन भी एक तरह का हमारा बॉडी वेस्ट है जो कि ये भी एक एक्सक्रेशन ही है। ठीक है, तो जो कि एनिमल में शो होता है। तो डू यू नो दैट प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट? क्या आप जानते हैं कि प्लांट भी एक्सक्रेशन करते हैं? यू मे हैव नोटिस प्लांट एक्सक्रीट एक्सेस वाटर एंड मिनरल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन द लीव। जिस तरह से आपने इस पिक्चर में देखा कि यहाँ पे प्लांट के ऊपर, प्लांट के लीफ के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहे हैं, तो ये भी एक तरह से प्लांट का एक्सक्रेशन है जो कि प्लांट ने जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे ये बाहर निकालता है बाय द प्रोसेस, इसे एक प्रोसेस के नाम से जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस लुक एट अनदर कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट योर रिएक्शन इफ यू अनएक्सपेक्टेडली स्टेप ऑन द शार्प ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट जो है कि अगर आप अचानक से किसी ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना पैर रख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि थॉर्न हो गया, कोई कांटा आपके पैर में चुभ गया, वाइल वॉकिंग विदाउट शूज, जब आप मान लीजिए कि बिना शूज़ के चल रहे हैं तो अचानक से आपके पैर में एक कांटा चुभ गया, तो यू एक्सीडेंटली, या फिर आपने किसी अनजाने में किसी, आपको पता नहीं है कि कोई यूटेंसिल हॉट है और आपने अचानक से उसे टच कर दिया, हॉट कप ऑफ टी को टच कर दिया। तो स्टेपिंग ऑन अ थॉर्न एंड टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट आर स्टिमुली। ये क्या हो गया, एक स्टिमुली हो गया। ठीक है, यानी हम उसको रिएक्ट करते हैं, जैसे ही अचानक से हमारा हाथ टच तो हो जाता है लेकिन हम झटके से उसे हटा लेते हैं, या पैर में कांटा चुभ गया तो हम बहुत तेजी से पैर हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्टिमुली हो गया। एनीथिंग और इवेंट दैट प्रॉम्प्ट्स लिविंग बीइंग टू रिस्पॉन्ड, जैसे कि अचानक से जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, सडनली हम रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी इवेंट को, तो उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। तो लिस्ट 3 स्टिमुलस एंड योर बॉडी इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू डेम। तो क्या कौन कौन से ऐसे स्टिमुलस हैं जिससे हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है? तो डू प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या प्लांट भी कुछ ऐसी चीज़ें जिससे वो एकदम से रिएक्ट करती हैं? तो येस, प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलिस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो टच मी नॉट प्लांट है, जिसका नाम मिमोसा या फिर छुई मुई हम कह देते हैं, या लज्जुलू प्लांट जो कहते हैं, वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं जब हम उसे टच करते हैं, है ना। तो हैव यू ऑब्जर्व दैट सर्टेन प्लांट फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट? और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने पत्तों को बंद कर लेते हैं सनसेट होने के बाद। स्पेशली द लीव्स ऑफ द सर्टेन प्लांट फेसिंग ईच अदर टेंड टू कम टुगेदर। और वैसे ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वैसे प्लांट में ज़्यादा देखे जाते हैं जो कि एक दूसरे की तरफ फेस किए होते हैं। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन स्लीपिंग लीव्स ऑफ आंवला ट्री। और इसी तरह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो पत्तों को फोल्ड होने वाला, आपस में जो फोल्ड होने वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपको आंवला ट्री में दिख जाएगा, आंवला ट्री के लीव्स में दिखेगा। ऑल लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो इसी तरह से जैसे हम स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, उसी तरह से प्लांट भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं। तो एक लिविंग बीइंग का ये भी कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि वो स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करेगा। फाइंड अ फ्यू मोर प्लांट इन योर नेबरहुड विच फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट। आपको 5 ऐसे प्लांट्स को ढूंढ के नाम लिखने हैं जो कि आपके आसपास पाया जाता है और जो शाम के समय या फिर सनसेट के बाद उसकी लीव्स जो है वो आपस में फोल्ड हो जाती है। व्हाट डू द लीव्स ऑफ छुई मुई एंड आंवला प्लांट रिस्पॉन्ड इन दिस वे? किस चीज़ की तरफ रिस्पॉन्ड कर रही हैं? विच स्टिमुलेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिहेवियर?
ऐसा क्या रीज़न है, क्या स्टिमुलस है जिसके कारण वो ऐसा बिहेवियर शो करती हैं। तो हैव यू सीन यंग वंस ऑफ द कैट, डॉग्स एंड अदर एनिमल्स? लिस्ट यंग वन ऑफ 5, जैसे कि 5 ऐसे एनिमल्स और 5 एनिमल के नाम लिखिए और उनके यंग वंस को हम क्या बुलाते हैं। जैसे कि डॉग के यंग वंस को बुलाते हैं पपी, कैट के यंग वंस को बुलाते हैं किटन। तो इसी तरह से आपको 5 एनिमल्स लिखना है और उसके यंग वंस के नाम लिखने हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में ज़रूरी पढ़ा होगा, क्लास 3rd में। तो हैव यू सीन यंग वंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स सच एज, मान लीजिए कि आपने क्या किसी पेंसिल का यंग वंस के बारे में सुना, या फिर चेयर के या इलेक्ट्रिक बल्ब का यंग वंस हो? नहीं ना। तो ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ द वंस ओन काइंड। रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग अपने जैसा ही प्रोड्यूस करता है। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी, इज इट नेसेसरी टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि ताकि लाइफ आगे बढ़ सके। और इसमें क्या बोला गया है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक नया प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक नया अपने ही जैसा एक नया प्रोड्यूस, जैसे ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग से रिप्रोड्यूस किया जाता है, काऊ से काऊ का ही ब्रीड हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका ये मतलब है, ठीक है। तो व्हेन अ लिविंग बीइंग इज नॉट एबल टू एग्जिबिट ऑल द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक डिस्पाइट द अवेबिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज नीडेड फॉर बीइंग अलाइव, इट इज सेड टू बी डेड। यानी ऐसा लिविंग बीइंग जो कि ये सारे जितने भी कैरेक्टर, रेस्पिरेशन का, एक्सक्रेशन का, रिप्रोडक्शन का, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस का, ग्रोथ का या फिर मूवमेंट का, ये सारे जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं डिस्पाइट द अवेबिलिटी ऑफ ऑल द, मतलब कि मान लीजिए उन्हें एयर, फूड सब कुछ दिया जाए तभी भी वो मतलब नीडेड फॉर बीइंग अलाइव, जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए वो सब चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, तो इसका मतलब कि वो क्या है, वो डेड हो चुके हैं। इट इज़ सेड टू बी डेड, ठीक है। यानी उनका फंक्शन, उनकी जो बॉडी है वो फंक्शन नहीं कर रही है। From the above discussion, we can understand that all living beings share some common characteristic। हमने ऊपर जितना भी डिस्कशन किया उससे ये पता चलता है कि जितने भी लिविंग बींग हैं वो कुछ ना कुछ बहुत सारे जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, उनमें समानताएं हैं उनमें। जैसे कि ऑल लिविंग बींग्स शोज, जैसे मूवमेंट शो करते हैं, उनको फूड की ज़रूरत होती है, वो ग्रो करते हैं, वो रिस्पायर करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को, और इवेंचुअली उसके बाद वो मर जाते हैं, इवेंचुअली डाई। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दिस फीचर इंडिकेट दैट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। और अगर इनमें से फीचर का कोई भी फीचर अगर एब्सेंस है उसमें, तो इसका मतलब कि वो लिविंग थिंग्स नहीं है। नाउ दैट यू नो दैट, आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि हम एक लिविंग थिंग में और एक नॉन लिविंग थिंग को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे, एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। वो क्या ज़रूरी कंडीशन है जिसमें कि सीड का जर्मिनेशन होता है। हैव यू ऑब्जर्व्ड अ सीड जर्मिन, क्या आपने कभी सीड को जर्मिनेट होते हुए देखा है? यू माइट हैव वंडर्ड दैट कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। आप सोचते होंगे कि क्या 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 कंडीशन होगा जिससे कि सीड के जर्मिनेशन में हेल्प होती होगी, जो कि सीड को ग्रो करने में, जर्मिनेट होने में मदद करता है। What condition do you think are required for the seed germination? How will you investigate whether these conditions have an effect on the germination of a seed? और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई भी कंडीशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सीड के जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी। आगे एक एक्टिविटी करके हम ये जान सकते हैं। आपको क्या लेना है कि 4 एक जैसे पॉट लेने हैं, उसमें कि गार्डन, उसमें सॉइल फिल करना है और उसमें 4 बीन्स के सीड को शो करना है। हर एक पॉट में 4-4 सीड डालने हैं। उसके बाद उन पॉट को अलग अलग कंडीशन में रखना है। पहला पॉट ए, ऐसे ए बी सी डी ऐसे आप नाम दे दीजिए उसको। और उसके बाद ए को डू नॉट वाटर द सॉइल, उसको क्या, ए को आपको पानी नहीं डालना है। फिर बी को जो है
बी को क्या करना है, एक्सेस वाटर देना है, ज़्यादा पानी देना है सॉइल को, सच दैट हमेशा उसमें सॉइल से ज़्यादा मतलब सॉइल के ऊपर तक पानी रहना चाहिए। कीप एडिंग वाटर ऑन रेगुलर, उसमें रेगुलर बेसिस पे पानी डालते रहना है और उसको सनलाइट में डायरेक्ट आप सनलाइट में रख दीजिए। तीसरे पॉट को आप क्या करना है कि इस पॉट को थोड़ा हल्का सा मॉइस्ट करना है, इसमें ज़्यादा पानी न ज़्यादा डालना है ना कम डालना है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर डालना है आपको रेगुलर बेसिस पे, और इसको एक डार्क लोकेशन में रखना है, ठीक है। और चौथे पॉट को क्या करना है आपको, डी पॉट को, उसमें सॉइल को मेंटेन करिए कि वो हल्का मॉइस्ट भी रहे, एडिंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर को आपको रेगुलर बेसिस पे डालना है और इसे भी डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस कर देना। देखिए इस पिक्चर में भी बताया गया है, उसी तरह से आपको ये एक्टिविटी करना। आगे क्या करना, इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ, अब इसमें एयर, सनलाइट, वाटर, तीन चीज़ें अवेलेबल हैं सीड के जर्मिनेशन में हर एक केस में। व्हेन अ सीड टर्न इनटू अ स्प्रॉट, कब जो है स्प्रॉट में चेंज हो रहा है, इट इज सेड हैव जर्मिनेटेड, जब वो स्प्रॉट सीड जो है स्प्रॉट हो जाए, फूट जाए, उसमें से पौधा निकलने लग जाए, तो इसी स्टेज को हम बोलेंगे कि वो जो सीड है वो जर्मिनेट हो चुका है। प्रिडिक्ट वेदर दी सीड्स इन ईच पॉट विल जर्मिनेट, तो आपको देखना है कि आपको क्या सारे ही पॉट में जितने भी अलग अलग कंडीशन में हमने पॉट को रखा है तो क्या सारे ही पॉट में सीड का जर्मिनेशन हुआ है, तो यहाँ पे उस चीज़ को आपको मेंशन करना है, ठीक है। ये चार्ट प्रिपेयर करना है। रेगुलरली ऑब्जर्व द पॉट्स फॉर 7 to 10 days टू चेक द स्टेटस जर्मिनेशन ऑफ द सीड, रिकॉर्ड मतलब 7 से 10 दिनों के लिए आपको उसके जर्मिनेशन को चेक करना है सीड का, और अपने ऑब्जर्वेशन को 10.2 टेबल में लिखना है। कंपेयर द प्रिडिक्शन विथ योर ऑब्जर्वेशन। डू यू थिंक सनलाइट, क्या आपको लगता है कि जो जर्मिनेशन के लिए सनलाइट ज़रूरी है, और जो पॉट रिसीव कर रहा है एयर, डू सीड, क्या जितने भी पॉट आपने रखे हैं चारों को एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है? कोई ऐसा पॉट है जिसमें कि एयर अवेलेबल नहीं है, सीड जो आपने बोया है उसको एयर नहीं मिल पा रहा? इफ सो वाई इट इज़ नॉट अवेलेबल, और अगर नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा? तो व्हाट हैपन्स टू द सीड इन द पॉट वेयर वाटर इज प्रोवाइडेड इन एक्सेस, और उस सीड का क्या हाल होगा, क्या होगा उस सीड का जिसमें आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया है? विच सीड, कौन सा ऐसा सीड है जिसको दोनों ही मिलेगा, एयर भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा? आइडेंटिफाई द पॉट वेयर यू कैन नोटिस द जर्मिनेशन ऑफ द सीड, और उस पॉट को आइडेंटिफाई करिए जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो सीड है वो जर्मिनेट हो चुका है। डू योर ऑब्जर्वेशन मैच विद योर प्रिडिक्शन एंड राइट पॉसिबल रीजन इन फेवर ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन स्टेट द कंडीशन विच फेवर्स द, और आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर फिर आपको ये मेंशन करना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें जो कि सीड के जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एसेंशियल फॉर द सीड जर्मिनेशन, और इनमें से क्या सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या ज़रूरी है, एयर, वाटर या सनलाइट? कंपेयर करिए सारे कंडीशन, अवेलेबल कंडीशन इन ईच पॉट, सारे जो कंडीशन आपने अलग अलग कंडीशन में जो पॉट रखे हैं उसको कंपेयर करना है एक दूसरे से। और जर्मिनेशन ऑफ द बीन सीड रिक्वायर द राइट अमाउंट ऑफ, जो जर्मिनेशन है कब होगा, जब उसको आप राइट अमाउंट में वाटर देंगे और एयर देंगे। वाई डू द सीड रिक्वायर दिस कंडीशन फॉर जर्मिनेशन? डू यू थिंक दैट द एब्सेंस ऑफ वन और मोर ऑफ दिस कंडीशन विल अफेक्ट द सीड जर्मिनेशन? अगर इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो पाया, कुछ भी सीड को नहीं मिल पाया, तो उस प्लांट के जर्मिनेशन को, सीड के जर्मिनेशन को बिल्कुल अफेक्ट करेगा। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ, यहाँ पे देखिए स्प्रॉटिंग दिखाया गया, जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड को दिखाया गया। यहाँ पे बीज, जो सीड है उनके बीज से एक छोटा सा प्लांट एम्ब्रॉय निकलता हुआ आपको दिखाया गया है, और जो दो पार्ट जो सीड है वो उसको बोलते हैं सीड कोट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अफेक्ट वाटर, देखिए क्या इफेक्ट करता है, वाटर कैसे इफेक्ट करता है सीड को, जर्मिनेशन ऑफ सीड को? तो जो सीड है उसको जर्मिनेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर जो है सीड को टू कैरी आउट द प्रोसेस नेसेसरी, जो वाटर है
वो सीड की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो आउटर कवरिंग है सीड का उसे हम बोलते हैं सीड कोट, एंड जो वाटर जो है उस सीड कोट को सॉफ्ट करता है और उसमें से टाइनी छोटे से एम्ब्रॉय को अंदर छोटे से एम्ब्रॉय को प्लांट में बदलने में और प्लांट में डेवलप होने में उसकी मदद करता है। एयर और सॉइल कैसे हेल्प करता है? सीड्स को जो है एयर जर्मिनेशन के लिए एयर की भी ज़रूरत होती है। एयर, दे यूज द एयर अवेलेबल इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो भी सॉइल पार्टिकल के अंदर जो एयर, मान लीजिए आपने मिट्टी में बीज को दबा दिया तो वहाँ तो एयर नहीं जा रही है एटमॉस्फेयर की, तो वो एयर कहाँ से लेंगे? जो मिट्टी में जो एयर प्रेजेंट होगा, सॉइल में जो एयर प्रेजेंट होगा उसी को उसी के बीच में जो एयर प्रेजेंट होगा उसी से वो एयर लेंगे। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा पानी डालने से क्या होगा, एयर सारा बाहर निकल जाएगा आपका और पानी से भर जाएगा। तो सॉइल पार्टिकल्स, मोर ओवर स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स अलाउ रूट टू ग्रो इजीली। अगर स्पेस होगा सॉइल पार्टिकल्स में तो क्या होगा, वो रूट को भी अच्छे से ग्रो करने में मदद करेगा। फिर नेक्स्ट है लाइट एंड और डार्क कंडीशन। लाइट और डार्क कंडीशन कैसे अफेक्ट करता है? तो हमने पढ़ा है कि बीन सीड को कि प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर देयर जर्मिनेशन। वी हैव लर्नड दैट फॉर द बीन सीड के लिए सनलाइट की प्रेजेंस इतनी जर्मिनेशन की इतनी ज़रूरी नहीं होती है। इन जनरल मोस्ट सीड डू नॉट रिक्वायर सनलाइट फॉर जर्मिनेशन, यानी सिर्फ जर्मिनेशन के लिए सनलाइट ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन बट आफ्टर जर्मिनेशन सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग। लेकिन जर्मिनेशन के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब वो सीड जर्मिनेट हो जाएगा, जब वो ग्रो करने लगेगा तो उसकी ग्रोथ के लिए सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगे देखिए बुक एक बॉक्स में क्या दिया हुआ है, सम सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जैसे कि मान लीजिए कुछ सीड जो है फ्लावरिंग प्लांट का, कॉलियस एंड पेटूनिया रिक्वायर्स लाइट फॉर टू जर्मिनेट। इनको क्या चाहिए, लाइट की ज़रूरत होती है जर्मिनेशन के लिए। कवरिंग दी सीड विथ सॉइल इनहेबिट्स देयर स्प्रॉटिंग। अगर आप उसको सॉइल से कवर कर देते हैं और उसको सनलाइट नहीं मिलता तो इसकी स्प्रॉटिंग जो नहीं हो पाएगी। सीड ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट एंड कैलेंडुला एंड जीनिया नीड डार्कनेस टू जर्मिनेट। और इन कैलेंडुला और जीनिया को जर्मिनेट होने के लिए डार्कनेस की ज़रूरत होती है, यानी आप उसके सीड को सॉइल के अंदर दबा सकते हैं। दी सीड शुड बी कवर्ड विद सफिशिएंट सॉइल, यानी आप इसको सफिशिएंट सॉइल से उसको अंदर दबा सकते हैं, तब वो उसमें जर्मिनेशन हो जाएगा। इन द चैप्टर माइंडफुल ईटिंग में आपने क्या देखा था कि ए पाथ टू अ हेल्दी बॉडी यू हैव टू लर्न दैट ह्यूमन बीइंग नीड अ बैलेंस डाइट फॉर ग्रोथ, फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ। आपने पढ़ा था ना कि आपको एक ह्यूमन बॉडी को जो है, एक ह्यूमन बॉडी को ग्रो करने के लिए, प्रॉपर तरीके से ग्रो करने के लिए आपको एक बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत होती है ताकि आप हेल्दी रह सकें और आपका ग्रोथ अच्छे से हो सके। उसी तरह से प्लांट को भी कुछ फेवरेबल कंडीशन और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ताकि वो भी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ और उनमें भी अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो और कौन से कंडीशन हैं जो कि अफेक्ट करता है सीड के जर्मिनेशन को? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग विच मेड प्लेस प्लांट इन द लिविंग बीइंग? डू प्लांट शो ग्रोथ? क्या प्लांट ग्रोथ शो करते हैं? आर देयर एनी अदर कैरेक्टरिस्ट? और भी कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग का जो कि दिस प्लांट, जो कि ये प्लांट शो करते हो? अब यहाँ पे देखिए दूसरा है टॉपिक 10.3 ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट। प्लांट कैसे ग्रोथ और मूवमेंट को शो करते हैं? हाउ डू प्लांट रिस्पॉन्ड टू सनलाइट? सनलाइट की तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट? क्या जो सनलाइट है वो उनकी ग्रोथ की डायरेक्शन को अफेक्ट करता है ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट? इन विच डायरेक्शन वुड द रूट किस डायरेक्शन में ग्रो करता है प्लांट का? और वो मूव इफ़ द प्लांट इज़ प्लेस्ड इन्वर्टेड, अगर हम प्लांट को उल्टा करके रखें तब वो कैसे ग्रो करेगा? इस तरह की यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं आगे। लेट अस डिज़ाइन। टेक अ बीन और अ ग्राम सीड and allow them to germinate on a moist cloth or a moist tissue paper। एक moist tissue paper भिगा के रखें, उसके ऊपर या तो बीन्स का सीड रख दें या फिर ग्राम का सीड रख दें, उसको जर्मिनेट होने दें। उसके बाद अगर उसमें सीडलिंग निकल जाता है, स्मॉल रूट निकल जाता है और एक स्मॉल शूट निकलेगा,
उसके बाद क्या करना है, 3 बीकर लेना है और टम्बलर लीजिए, उसको लेबल करिए 1 A B C। उसके बाद टेक ग्लास प्लेट्स एंड अटैच अ थिक ब्लॉटिंग पेपर टू वन साइड ऑफ ईच प्लेट, यानी ब्लॉटिंग पेपर लगाना है। ग्लास प्लेट, टेक 3 ग्लास प्लेट, 3 ग्लास का प्लेट लेना है। अटैच थिक और एक ब्लॉटिंग पेपर, उसमें एक मोटा ब्लॉटिंग पेपर लगाना है एक साइड में प्लेट के, यूजिंग थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड। ठीक है, कॉटन थ्रेड की मदद से फिक्स करना है उसको। फिक्स 1 सीडलिंग ऑन ईच प्लेट, हर एक प्लेट पे एक सीडलिंग को फिक्स करिए थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड से। इंश्योर दैट द प्लांट डू नॉट डैमेज, आपको ये भी इंश्योर करना है कि प्लांट जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से टाई करना है उसको। फिर अटैच टू बीकर ए एंड बीकर सी, जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पे बीकर ए में कैसे सीड को ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर बांध दिया गया। अपराइट प्लांट केप्ट इन सनलाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, और उसे ए को रखा गया पूरे सनलाइट में ताकि वो चारों तरफ से उसको सनलाइट मिल रहा है। दूसरे को क्या रखा गया है, बीकर बी को अरेंज प्लेट सच दैट द शूट ऑफ द सीडलिंग इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, शूट जो है, शूट पार्ट जो है वो नीचे की तरफ है और रूट पार्ट जो है ऊपर की तरफ है। ठीक है, सेटअप शोइंग। अब यहाँ पे एक देखिए, पोर सम वाटर, पोर वाटर इन ऑल द 3 बीकर, तीनों बीकर में क्या डालना है, पानी डालना है। इंश्योर दैट द सीडलिंग ऑफ ईच बीकर रिमेन्स अबव द, सीडलिंग से पानी नीचे ही रखना, ऐसा ना हो कि जो पानी है वो सीडलिंग के ऊपर आ जाए। इन ईच केस लेट द बॉटम ऑफ द ब्लॉटिंग पेपर गेट कम्प्लीटली, बॉटम जो है ब्लॉटिंग पेपर का बिल्कुल ही उसको सोक कर देना है, पानी से वेट कर देना है इन द वाटर, एंड इन दिस वे द सीडलिंग विल गेट द मॉइस्चर फ्रॉम द वेट ब्लॉटिंग पेपर। और सीडलिंग को पानी कहाँ से मिलेगा, जब ब्लॉटिंग पेपर जो वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, उसी से सीडलिंग जो है पानी लेगा। प्लेस बीकर ए एंड बी इन द सनलाइट, बीकर ए और बी को सनलाइट में रखना है जैसा कि फिगर में दिखाया गया ऊपर। और पोजीशन बीकर सी एज शोन इन द, अब जो बीकर सी को इस तरह से इस कंडीशन में एक बॉक्स के अंदर आपको रखना है, होल ऑन द बैक साइड ऑफ द बॉक्स, और एक बैक साइड में उसमें एक होल बना देना है बॉक्स में। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लेस करना है। सीडलिंग गेट्स लाइट फ्रॉम वन डायरेक्शन, और जो बॉक्स एक जिस तरफ से आपने होल बनाया है बॉक्स सी में, उसी डायरेक्शन से जो प्लांट है वो क्या लेगा, सनलाइट को लेगा। फिल द ब्लॉक, इस तरह से फिर आपको ये ऑल, ए को मिल रहा है ऑल डायरेक्शन से सनलाइट, बी को भी ऑल डायरेक्शन से सनलाइट मिल रहा है, लेकिन सी को सिर्फ एक ही डायरेक्शन से सनलाइट मिल रहा है। प्लांट का डायरेक्शन क्या है, ए जो है सीधी ऊपर है, यानी शूट पार्ट जो है ऊपर है और रूट पार्ट नीचे है। बी जो है इन्वर्टेड प्लेस किया गया है, यानी उसका रूट पार्ट ऊपर रखा गया और शूट पार्ट नीचे की तरफ है। और सी को भी अपराइट रखा गया, यानी रूट जो है नीचे है और शूट जो है ऊपर है। ठीक है, अब आपको ग्रोथ का डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है और इस बॉक्स में आपको फिल करना है। What are the direction of the growth of the root and the shoot in the beaker? अब आप देखिए कि रूट के डायरेक्शन, ग्रोथ का डायरेक्शन ए, बी और सी में कैसा है। उसके बाद आपने जो प्रिडिक्शन किया था वो आपके कंक्लूजन से मैच करता है या नहीं, ऑब्जर्वेशन से मैच करता है नहीं, ये आपको कंक्लूड करना है। तो डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट अंडर डिफरेंट कंडीशन, यानी यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से जो ग्रोथ है वो, यहाँ पे देखिए ग्रोथ किस तरह से दिखाया गया। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर को हमने इस तरह इस कंडीशन में रखा, उसके बाद इसमें ये ग्रोथ दिखाया गया है। डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ द रूट एंड शूट अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो व्हेन द प्लांट इज, जो जिस प्लांट को हमने सीधा रखा, द रूट ग्रोज, उसमें जो रूट है वो नीचे की तरफ ग्रो करेगा और शूट जो है ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। जब हमने प्लांट को इन्वर्टेड रखा तो द रूट बेंड्स एंड ग्रो डाउनवर्ड्स, तभी भी रूट क्या होगा, बेंड हो जाएगा और वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू करेगा। एंड ऑल्सो द शूट भी जो है ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा और ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू करेगा। जब हमने प्लांट को सनलाइट से एक ही डायरेक्शन से सनलाइट दिया तो जो शूट पार्ट है वो सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू करेगा, एंड द रूट कंटिन्यू टू ग्रो डाउनवर्ड, और जो रूट है वो डाउनवर्ड ही ग्रो करता रहेगा।
ये एक्टिविटी करने के बाद हमने ये कंक्लूड किया, जो शूट पार्ट है प्लांट का वो हमेशा अपवर्ड की तरफ ही ग्रो करता है और ये एग्जिबिट करता है मूवमेंट का कि ये जो शूट पार्ट है वो सनलाइट की तरफ ग्रो करता है, लेकिन जो रूट पार्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है। अब एक बहुत ही फेमस और बहुत बड़े साइंटिस्ट का बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, जगदीश चंद्र बोस। इनका टाइम पीरियड था 1858 से लेके 1937 तक। वॉज अ इंडियन साइंटिस्ट हु डिड सम फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट विथ प्लांट्स। और इन्होंने क्या किया कि प्लांट के साथ बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने एक मशीन बनाया जिसे बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ, जो कि रिकॉर्ड करता है कि प्लांट स्टिमुलस से कैसे रिस्पॉन्ड करता है, यानी हम उसको लाइट देते हैं तो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, हीट से कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें प्लांट को तो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, या फिर ग्रेविटी से वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो इस मशीन की हेल्प से वो मेज़र कर सकते थे कि हाउ फास्ट प्लांट ग्रो, प्लांट कितनी स्पीड से बढ़ते हैं, प्लांट की स्पीड क्या होती है ग्रोथ के समय। एंड ही ऑल्सो शोड दैट प्लांट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, यानी उन्होंने ये भी दिखाया कि प्लांट जो है सेंस भी करते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं स्टिमुलस को। ठीक है, अब यहाँ पे आगे है टॉपिक 10.4 लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। तो जब हम व्हेन वी लर्न अबाउट जो भी कंडीशन रिक्वायर होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, हाउ प्लांट्स ग्रो एंड एग्जिबिट मूवमेंट, और कैसे प्लांट ग्रो करते हैं और मूवमेंट को एग्जिबिट करते हैं। तो लेट अस नाउ एक्सप्लोर द चेंजेस इन द प्लांट अंडरगोज इन द इट। अब मतलब एक प्लांट जो है अपनी लाइफ में कौन कौन स्टेज को वो कौन कौन सी उसकी स्टेज आती है और वो कैसे चेंजेस कौन कौन से चेंजेस उनकी लाइफ में आते, होल लाइफ में वो फेस करते हैं। ठीक है, तो लेट अस एक्सप्लोर। यहाँ पे एक्टिविटी है प्लांट अ बीन सीड एंड प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ, यानी आपको एक बीन सीड को प्लांट करना है, उसके बाद उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है, उसको 3 महीने तक आपको रेगुलरली उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो नोट डेट व्हेन यू चेंजेस, आपको उसमें कुछ कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपको उसमें कुछ चेंजेस दिखाई देंगे और आपको वो टाइम पीरियड नोट करना है कि कितने दिन में क्या चेंज उसमें आया। तब उसमें पहला चेंज की आएगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एनी चेंज अकर्स, कोई भी चेंज आने के लिए उसको कितने दिन लगे, कितने दिन में उसमें पहला फ्लावर आया, कितने दिन में वो जो फ्लावर है वो सूख गया, कितने दिन में वो जो रिमेनिंग पार्ट है फ्लावर का डेवलप हुआ। एंड कैन यू नोटिस द पॉड और द फ्रूट विद द सीड डेवलप्ड फ्रॉम द फ्लावर, कैसे जो है फ्लावर से फ्रूट में चेंज हो गया। व्हाट हैपन टू द प्लांट आफ्टर द फ्रूट कंटेनिंग सीड आर फॉर्म, और जब उस प्लांट में जो फ्रूट पार्ट है वो डेवलप होने के बाद उसमें क्या चेंजेस आया। तो गो थ्रू द ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको करना है ये सारा एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, आपको रीडिंग रिकॉर्ड करनी है। एंड व्हाट चेंजेस, आपने क्या चेंजेस ऑब्जर्व किया जब फ्रूट जो है कोई फ्रूट जो है प्लांट में फॉर्म हो गया, उसके बाद उसमें प्लांट में क्या चेंज आया। डज द प्लांट बिकम येलो एंड ड्राई, क्या उसके बाद वो येलो और ड्राई हो गया, या फिर व्हेन यू कंटिन्यू वाटरिंग इट, आप पानी भी अगर वाटरिंग भी करते रहे तभी भी क्या उसमें क्या हुआ कि वो सूख गया। शो द सीड ऑब्टेन फ्रॉम योर बीन प्लांट, और उसके बाद जो आपने बी प्लांट उगाया था और उसमें जो बीन्स लगे थे, अब उस सीड को आपको शो करना है और ये आपका न्यू जनरेशन का बीन्स प्लांट बन जाएगा। कंपेयर करना है स्केच से, कंपेयर द स्केचेस दैट यू हैव ड्रॉन इन द टेबल 10.4। A seed grown in a young plant and matures to produce flower and food, एक जो सीड है वो ग्रो करता है एक छोटे से प्लांट में और उसके बाद वो मैच्योर होता है, उसके बाद उसमें फ्लावर होते हैं, वो फ्रूट में बदल जाता है। द फ्रूट इन दिस केस अ पॉड कंटेनिंग सीड, मतलब इस केस में क्या है, फ्रूट एक पॉड है जिसके अंदर बहुत सारे सीड होंगे। एंड दिस गिव्स राइज टू अ न्यू जनरेशन ऑफ बीन्स प्लांट, और यही जो है एक नए जनरेशन बीन प्लांट का को
राइज करेगा। ठीक है, अब इससे नया पौधा आएगा। द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम अ सीड टू अ प्लांट एंड देन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सीड इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। और ये जो पूरा जो प्रोसेस था जिसमें कि हमने क्या किया, एक सीड से प्लांट हुआ और उसके बाद एक नया जनरेशन का जो सीड है वो डेवलप हो गया, इसी को हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। इसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। When a plant stop growing and all activities of the life gradually comes to an end, जब प्लांट की जो प्लांट है वो ग्रो करना बंद कर दे और जितनी भी एक्टिविटी है वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाए, वो ना करें, तो इवन आफ्टर द जब अगर हम उसको और सारा कंडीशन प्रोवाइड करा रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, एयर दे रहे हैं, और तभी भी प्लांट में कोई ग्रोथ जो नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, प्लांट इज़ कंसीडर डेड। यानी अब प्लांट को क्या पाएंगे कि अब वो डेड हो चुका है, अब वो कोई भी चेंजेस अपने अंदर शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल ऑफ अ बीन प्लांट यहाँ पे शो किया हुआ है कि सबसे पहले क्या था स्टेज 1 में कि एक सीड है, दूसरे में वो जर्मिनेट हो गया, तीसरे में कि उसमें लीव्स आ गए, और चौथे में उसमें फ्लावर्स आ गया, और पांचवे में उसमें क्या आया कि फ्रूट्स भी आ गए। उसके बाद वो डेथ ऑफ द प्लांट, यानी पूरा लाइफ साइकिल एक कंप्लीट हो चुका है, अब उसके बाद वो डेड हो गया। ठीक है, तो लाइफ साइकिल इसी तरह से हमने पढ़ लिया, प्लांट्स के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट हम जानते हैं आगे लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का लाइफ साइकिल कैसा होता है। वी हैव लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। हमने ऊपर टॉपिक में पढ़ा कि कैसे कोई प्लांट की लाइफ साइकिल कैसे होती है। अब हम देखेंगे प्लांट, जो हमने देखा कि प्लांट जो है बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गो थ्रू होता है और वो एक लाइफ साइकिल को अपनी कंप्लीट करता है। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड हाउ एनिमल्स ग्रो ओवर टाइम, मतलब जो एनिमल है वो कैसे ग्रो शो करते हैं। ड्रॉ स्केचेस ऑफ देयर यंग वंस एंड नेम देम। और आपको क्या करना है कि उनके यंग वंस का, आपको ऊपर भी एक टास्क दिया गया था कि 5 एनिमल्स का नाम लिखिए और उनके यंग वंस को क्या कहते हैं उनका भी नाम लिखिए। अब क्या कहा जा रहा है कि उनके स्केच को ड्रॉ करिए। आगे टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। तो मॉस्किटोज बजिंग अराउंड इज अ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ फॉर ऑल ऑफ अस। जो मॉस्किटो है सभी जानते हैं मॉस्किटो की बजिंग साउंड, मतलब जब आप बाहर बैठते हो तो कैसे भिनभिनाते रहते हैं ना काटने के लिए। तो फीमेल मॉस्किटोज आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट दैट ट्रांसमिट सेवरल डिजीजेस लाइक मलेरिया। जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड सक कर लेती हैं, ब्लड को खून चूस लेती हैं, और खून चूसने वाले इंसेक्ट होते हैं, और ये जो है बहुत सारे डिजीज़ को भी ट्रांसमिट करती हैं, फैलाती हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। You might have learned from the newspaper or school notice board of awareness campaign that mosquito breeding should be prevented। और बहुत बार हम इसके बारे में सोशल अवेयरनेस भी फैलाते हैं कि कैसे मॉस्किटो की ग्रोथ को, ब्रीडिंग को रोका जा सकता है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो हमेशा हम अलाउ करते हैं कि जहाँ भी पानी, रुका हुआ पानी है, बारिश का पानी है जमा हुआ, उसको हमें उसको क्या करना चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर को कभी भी हमें अपने आसपास जो है रुका हुआ पानी को नहीं रहने देना चाहिए, उसे हमेशा ड्राई करके रखना चाहिए। तो वाई इट इज शुड वाई इज इट इज शो, क्यों है ऐसा। तो डज स्टैग्नेशन वाटर हैविंग एनी रिलेशन टू विथ मॉस्किटो लेइंग एग्स। तो क्या होता है कि जहाँ पे भी स्टैग्नेशन, रुका हुआ जो पानी होता है, उसी पे क्या होता है, मॉस्किटो जो है वो एग ले करती हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में, बहुत ही लार्ज नंबर में वो उनकी रिप्रोडक्शन होती है। कंडक्शन ऑफ अ सेफ्टी ऑडिट इन योर स्कूल और एट योर होम एंड सराउंडिंग टू चेक फॉर द स्टैग्नेशन वाटर। आपको हमेशा ये सेफ्टी मतलब क्या देखना चाहिए कि मतलब कहीं आपके आसपास, आपके घर के आसपास या फिर आपके स्कूल के आसपास कहीं भी स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए। सम कॉमन प्लेसेस वेयर स्टैग्नेंट वाटर इज लाइकली टू गैदर आर डेजर्ट कूलर। जैसे कि कूलर का जो पानी होता है उसमें, कूलर में काफ़ी समय तक पानी रहता है जमा हुआ, अगर आप प्लांट में ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो वो प्लांटेड पॉट्स जो होता है, एंड एनी ओपन कंटेनर, कोई भी जिसमें हमने पानी को रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है वो पानी। यू मे हैव फाइंड टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड लाइक क्रिएचर्स, find two different types of
बॉम्ब लाइक क्रिएचर्स, दे आर लार्वा एंड प्यूपा। दो जो क्रिएचर होता है, एक लार्वा और दूसरा प्यूपा। टू डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ये जो हैं दोनों क्या है, मस्कीटो के डेवलपमेंट का स्टेज है। इन द केस यू ऑब्जर्व लार्वा एंड प्यूपा, रिपोर्ट टू योर टीचर, डिस्कस विद द टीचर एंड क्लासमेट अबाउट नेसेसरी मेजर्स। तो आप जब ऐसा देखते हैं, ब्रीडिंग देखते हैं मस्कीटो का, तो आपको इसके बारे में क्लास में डिस्कस करना चाहिए। डिफरेंस क्या है उसमें, ऑब्जर्व क्या करते हैं शेप में, कि प्यूपा का शेप में और लार्वा के शेप में क्या अंतर है। तो लार्वा एंड प्यूपा ऑफ मस्कीटोज इन स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, यहाँ पे दिखाया गया प्यूपा का पिक्चर देखिए और यहाँ पे एक लार्वा का पिक्चर है। ठीक है, मस्कीटो लार्वा एंड प्यूपा जो है ऑब्जॉर्ब्ड इन वाटर बॉडीज रिपीटेडली कम टू वाटर सरफेस। व्हाट कैन बी रीजन फॉर दिस? मस्कीटो लार्वा एंड प्यूपा लिव इन वाटर एंड रिक्वायर एयर टू रिस्पायर। उनको क्या चाहिए कि पानी चाहिए रहने के लिए और एयर चाहिए सांस लेने के लिए। तो दे मूव टू सरफेस ऑफ द वाटर फॉर एयर, और वो सरफेस ऑफ द वाटर यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पानी के अंदर भी आपको लार्वा और प्यूपा दिख रहा होगा, लेकिन जब वो एयर और एयर के लिए वो बाहर आते हैं। तो लेट अस एनालाइज, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कुछ ये दो लोग बात कर रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है डायलॉग्स में, आई हैव सीन माई मदर स्प्रेइंग केरोसिन ऑयल ऑन द स्टैग्नेंट वाटर। मतलब इनकी जो मदर है वो क्या करती हैं, पानी में जो रुका हुआ पानी है उसमें क्या हम क्या करते हैं, केरोसिन का स्प्रे करते हैं। तो केरोसिन ऑयल क्या करता है, एक थिन लेयर बना देता है पानी के सरफेस के ऊपर, और ये जो लेयर है वो एयर और वाटर में सेपरेशन लाता है। यानी जब हम केरोसिन ऑयल डाल देते हैं वाटर के ऊपर, तो एयर जो है अंदर नहीं जा पाता है पानी के अंदर, और इस तरह से दिस लेयर सेपरेट वाटर फ्रॉम एयर एंड डज नॉट अलाउ लार्वा एंड प्यूपा टू इनहेल एयर, एज ए रिजल्ट दे डाई। और जब वो सांस नहीं ले पाते हैं, जब उनको एयर नहीं मिल पाता है, जब वो बाहर नहीं निकल पाते हैं एयर के लिए, तो उससे क्या होता है कि वो फिर मर जाते हैं। ठीक है, वो डेड हो जाते हैं। तो लेट अस एनालाइज, लेट अस सॉल्व एन इंटरेस्टिंग पजल। How will you decide which stage of larva comes immediately after the egg stage? Suppose you are given a container with water and puddle containing larva and pupa. एक आपको puddle दे दिया गया या container दे दिया गया, सॉरी, सपोज यू आर गिवन अ कंटेनर विद वाटर फ्रॉम, एक puddle से आपको पानी ला के दे दिया गया किसी कंटेनर में। डिज़ाइन एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, और कौन सा स्टेज पहले आएगा आपको सीक्वेंस में पुट करना है। तो आई हैव अ वाटर कंटेनर विद मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा। आई विल सेपरेट 4 to 5 लार्वा एंड प्यूपा इनटू 2 सेपरेट कंटेनर विद द सेम वाटर। आई विल ऑब्जर्व देम एवरी, आपको फिर उसको ऑब्जर्व करना है डेली। उसके बाद लार्वा जो है वो चेंज हो जाएगा प्यूपा में, and it would means that the larval stage comes before the pupal stage और vice versa. I will keep watching, उनको देखते रहना है और आपको ऑब्जर्व करना। इसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद उनका क्या सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, वो आपको ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे देखिए कि पहला जो स्टेज होता है वो एग का होता है, फिर उसके बाद आता है लार्वा का स्टेज, और तीसरा जो स्टेज होता है प्यूपा का, और उसके बाद एक एडल्ट मॉस्क्यूटो में वो चेंज हो जाता है। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस्क्यूटो, पहला एग, सेकेंड लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा मॉस्क्यूटो। तो मॉस्क्यूटो पास थ्रू द फोर स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल, एग, लार्वा, pupa and the adult mosquito that emerges from pupa rest briefly on the surface of the water। और जो adult mosquito है जो कि प्यूपा, एडल्ट मॉस्क्यूटो जो कि प्यूपा से आया है, वो वाटर के सब रेस्ट ब्रीफली ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड देन फ्लाइज अवे। उसके बाद वो थोड़ी देर पानी पे रुकता है सरफेस पे और फिर वो उड़ जाता है। एडल्ट मस्क्यूटो जो है 10 से 15 दिन के लिए सरवाइव करता है। हमने देखा होगा कि जो मस्क्यूटो है वो बिगिंस अपनी लाइफ को एक अंडे से शुरू करता है, एक एग से शुरू करता है, उसकी स्टेज 1 होती है, और जो एग है वो डेवलप कर जाता है लार्वा में स्टेज 2 में, और जो लार्वा है वो ग्रो कर जाता है प्यूपा में स्टेज 3 में, एंड द प्यूपा ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट मॉस्क्यूटो, और जो प्यूपा है वो एक एडल्ट मॉस्क्यूटो में बदल जाता है। द adult female mosquito lay egg directly on or near water and the cycle continue। जो adult mosquito है वो एग ले करता है जहाँ भी जो भी पानी जमा रहता है वहाँ पे, और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, और इसी तरह से जो है वो
कम एडल्ट जो मॉस्किटो नए नए जो 14-15 दिन में तो जो अगर पहले हुआ होगा तो एक जो मॉस्किटो है उसका लाइफ साइकिल 13-14 दिन का होता है, 10 से 15 दिन तक सरवाइव करता है। उसके बाद फिर जो मॉस्किटो बना फिर फिर वो भी रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इस तरह से जो इनका ग्रोथ होते रहता है। सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर इन द अपीयरेंस, बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। और उनकी मॉस्किटो के अपीयरेंस में, उनकी बॉडी के शेप में, उनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं उनकी लाइफ साइकिल के ड्यूरेशन में। जो शेप होता है एग का वो थोड़ा डिफरेंट होता है लार्वा से, और जो लार्वा है वो बहुत डिफरेंट होता है प्यूपा से, और जो प्यूपा होता है वो भी डिफरेंट दिखता है एक मॉस्किटो से। इट इज़ ईजी टू इमेजिन दैट मॉस्किटो इमर्जेस फ्रॉम प्यूपा। क्या ये इमेजिन करना इमेजिन कर सकते हैं कि जो मॉस्किटो है वो प्यूपा से आया होगा। नाउ यहाँ पे देखिए एक बॉक्स में और क्या दिया हुआ है, द सिल्क मोथ ऑल्सो पासिस थ्रू फोर लाइफ स्टेजेस। जैसे सिल्क मोथ जो है जिससे सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है वो उसके भी लाइफ के 4 स्टेजेस से पार करना होता है। पहला एग, दूसरा लार्वा, चौथा प्यूपा और पहला एग, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा एडल्ट। एग हैच इनटू लार्वा, जो एग है वो लार्वा में हैच हुआ होता है। उसके बाद जो कि ग्रो कर जाता है साइज में। लार्वा जो है एक थ्रेड लाइक सब्सटेंस को सिक्रेट करता है। उस मटेरियल को हम रैप कर देते हैं अराउंड, उसी के अराउंड, लार्वा के अराउंड ही रैप कर दिया जाता है बिफोर चेंजिंग इनटू। उसे प्यूपा में बदलने से पहले उस स्टिकी मटेरियल को लार्वा के अराउंड ही रैप कर दिया जाता है। एंड दीज आर फाइबर्स दैट आर यूज टू मेक सिल्क फैब्रिक, और यही जो फाइबर है उसी को हम सिल्क बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में खादी एंड जो विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, KVIC हैज सेट अप सेवरल सेंटर्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन। और इन्होंने बहुत सारे सेंटर्स ऐसे इस्टेब्लिश किए हैं जहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कमीशन का ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना आपको, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉक के बारे में जानेंगे कि फ्रॉक का लाइफ साइकिल कैसा है। लेट अस एनालाइज। अवधि एंड आयुष आर ड्रेस्ड अप इन फुल स्लीव शर्ट्स एंड फुल पैंट्स टुडे। आज उन्होंने क्या पहना है, फुल शर्ट और फुल स्लीव की शर्ट और फुल पैंट पहना है। इट हैज़ बीन रेनिंग इंटरमेंटली फॉर अ वीक, यानी एक वीक से क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। दे आर गोइंग आउट विद देयर क्लासमेट फॉर एन एक्टिविटी, और वो क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी के लिए अपने दोस्त क्लासमेट के साथ बाहर जा रहे हैं। आफ्टर अ ब्रीफ वॉक लेड बाय देयर साइंस टीचर दे रीच अ शैलो पॉन्ड। और उसके बाद वो एक कम शैलो पॉन्ड के पास पहुंचते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय ट्रीज, उसके चारों तरफ पेड़ थे और लंबी घास थी। द टीचर कॉशन देम टू वॉच एवरीथिंग फ्रॉम डिस्टेंस। टीचर बोलते हैं उनको कि सब कुछ थोड़ा डिस्टेंस से ही देखो, पॉइंट के पास नहीं, मतलब थोड़ा दूर से ही देखने के लिए बोलते हैं। और विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस, और किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस उन्हें नहीं करना होता है। यू मे ऑल्सो गो टू स्मॉल वाटर बॉडी ड्यूरिंग द रेनी सीजन विद अ फैसिलिटेटर और एक्सप्लोर इट बाय टेकिंग ड्यू सेफ्टी प्रिकॉशन। और आपको भी कहाँ जाना चाहिए, आप भी जा सकते हो कहाँ, रेनी सीजन में किसी छोटे वाटर बॉडी या पॉन्ड वॉन्ड के पास आप जा सकते हो अपने टीचर के साथ या फिर फैसिलिटेटर के साथ। यू मे नोटिस अ वाइट जेली लाइक सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। आप क्या देखेंगे कि एक जेली लाइक सब्सटेंस कुछ दिखेगा आपको पानी के ऊपर, टुवर्ड्स द एज ऑफ द पॉन्ड, यानी कहाँ पे दिखेगा, पॉन्ड के किनारे में। इट मे ऑल्सो बी अटैच टू प्लांट ग्रोइंग इन और अराउंड द वाटर। आपको ये जो वाइट जेली लाइक सब्सटेंस है वो आपको किसी प्लांट जो ग्रो कर रहा है उससे भी अटैच दिख सकता है, या फिर पानी के आसपास भी दिख सकता है। दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज एक्चुअली क्लस्टर ऑफ एग ऑफ अ फ्रॉग। और ये क्या है, ये जो है फ्रॉग का एग का क्लस्टर है, इसे कहते हैं स्पॉन। ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ अ फ्रॉग। यहाँ पे स्टेजेस ऑफ फ्रॉग को ऑब्जर्व करना है। हाउ विल यू डिसाइड द सीक्वेंस, सीक्वेंस को कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा सीक्वेंस जो है पहले स्टेज 1 स्टेज 2 कौन सा है। तो सम ऑफ द स्टेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट चेंजेस इन इनिशियल एंड फाइनल शेप्स, रिकॉर्ड दीज चेंजेस। अब यहाँ पे देखिए एग, उसके बाद
कौन कौन सा इनका स्टेज आया फ्रॉग का, उसका पिक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ फ्रॉग, इसका लाइफ साइकिल। तो सम ऑफ द स्टेजेस क्लब्ड टुगेदर, फॉर एग्जांपल स्टेज ए से लेकर एफ तक यहाँ पे आपको लिखना है। तो यू विल फाइंड 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। 4 आपको स्टेजेस दिखेंगे, जैसे मॉस्किटो के केस में आपको 4 स्टेजेस आपने पढ़ा था, उसी तरह से फ्रॉग के भी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होता है। द एग स्टेज, पहला स्टेज जो होता है वो एग स्टेज का होता है, विच प्रोसेस टू एम्ब्रॉय स्टेज, और वो से क्या बनता है, एम्ब्रॉय बनता है। एंड द टैडपोल स्टेज कंसिस्टिंग ऑफ एन अर्ली स्टेज विद अ टेल एंड नो लेग्स, उसमें दूसरा क्या होता है, टैडपोल स्टेज होता है, जिसमें कि वो जिसमें लेग तो नहीं होता, उसमें टेल टेल नहीं होता है, सॉरी, टेल होता है, लेकिन क्या होता है कि एक छोटा सा टेल होता है उसमें, लेकिन उसका कोई अभी लेग का फॉर्मेशन उसमें नहीं हो पाता है। एंड अ लेट स्टेज विद हिंड लेग्स, उसका पहले हिंड लेग आता है, जो उसे फ्रॉगलेट स्टेज एंड द एडल्ट फ्रॉग स्टेज, और फिर उसके बाद फ्रॉगलेट और फिर एडल्ट फ्रॉग स्टेज। यहाँ पे देखिए पिक्चर में अच्छे से समझ में आएगा कि पहला जो स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है स्पॉन्ज का, जिसमें एग की शेप में दिख रहा है हमें। दूसरा जो है वो एम्ब्रॉय में चेंज हो जाता है। अ, अ, ये पहले का ही ए और बी स्टेज में जो आपका स्पॉन और एम्ब्रॉय जो है फर्स्ट स्टेज में रखा गया है। दूसरे स्टेज में टैडपोल विथ टेल, और दूसरे का ही बी पार्ट में क्या होता है, टैडपोल विथ लेग्स, ठीक है। और फिर तीसरे पार्ट में फ्रॉगलेट हो जाता है, और एडल्ट और चौथे स्टेज में क्या बन जाता है, वो एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। डिस्कस इन द क्लास along the following point. How are these eggs of a frog different from the other? तो ये फ्रॉग का स्टेज है जो एक दूसरे से कैसे अलग है। विच स्टेज हैज शॉर्टर ड्यूरेशन, किसमें जो है कम समय लगता है, कम समय के लिए रहता है। विच और अलग अलग स्टेज कौन से हैं फ्रॉग साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग का, ठीक है। तो यू विल सी दैट tadpole develop legs but still have tail, पैर तो उसमें टैडपोल में पैर तो डेवलप हो गए लेकिन फिर भी उनके पास टेल है। तो टेल जो है वो उनको हेल्प करता है ताकि वो वाटर में स्विम कर सके, ठीक है। और टैडपोल जो है वो ग्रेजुअली ग्रो करता है, उसके बाद स्टार्ट लुकिंग लाइक, वो एक छोटे फ्रॉग की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉगलेट। दे स्टिल लिव इन वाटर, वो अभी भी पानी में रहते हैं, बट बिगेन टू स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड, वो थोड़े समय के लिए लैंड पे आते हैं। दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड लूज देयर टेल कम्प्लीटली, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो अपनी टेल उसमें से गायब हो जाती है। देयर लेग्स बिकम स्ट्रांग, उनके जो पैर हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और उनको हेल्प करते हैं लैंड पे जंप करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि फ्रॉग किस में आता है, एम्फीबियन में आता है, जो कि लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। तो दे बिकम फुल्ली डेवलप्ड एडल्ट फ्रॉग लिविंग बोथ इन वाटर एंड लैंड, यानी फिर उसके बाद वो एक जब फुल्ली एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं तब वो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो एक फुल्ली डेवलप्ड एडल्ट फ्रॉग लिविंग बोथ इन लैंड एंड ऑन, सॉरी, इन वाटर एंड ऑन लैंड। डू यू थिंक दैट बर्ड्स ऑल्सो शो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वेरियस स्टेजेस ऑफ, क्या आप जानते हैं कि बर्ड्स भी जो है उनके भी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है ताकि वो एक एडल्ट बर्ड बन सके। तो हाउ डज द लाइफ साइकिल ऑफ द एनिमल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्लांट। तो आपने देखा कि पहले तो हमने देखा कि प्लांट के लाइफ साइकिल कैसे चलता है, उसके बाद फिर हमने एनिमल की लाइफ साइकिल में मॉस्किटो का लाइफ साइकिल और फ्रॉग का लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा। तो प्लांट एंड एनिमल आर अ पार्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जो प्लांट है और एनिमल है दोनों ही क्या है, लिविंग वर्ल्ड का ही पार्ट है। दे गो थ्रू वेरियस चेंजेस, जो अपने लाइफ टाइम में वो बहुत सारे चेंजेस के से गो थ्रू होते हैं। एंड हमने ये सीखा जो छोटा पौधा होता है, जो छोटा प्लांट होता है, वो ग्रो करता है, डेवलप होता है और एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। तो वी हैव, हमने ये भी सीखा जो एनिमल होता है वो भी चेंज होते हैं और वो अपने यंग वन से, वो एक यंग वन से एडल्ट बनते हैं। ये जो जर्नी है वेरियस फॉर ईच एनिमल, हर एक एनिमल के लिए जो उनको यूनिक और स्पेशल बनाते हैं। तो वी हैव सीन प्यूपा चेंजेस इनटू इंसेक्ट, जो प्यूपा है वो किस में चेंज हो जाता है, इंसेक्ट में चेंज हो जाता है।
और टैडपोल जो है वो एक फ्रॉग में चेंज हो जाता है। इस तरह का चेंजेस है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एनिमल्स और प्लांट के सर्वाइवल के लिए, और ताकि वो जो मेंटेन कंटिन्यूटी है उनकी वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस अर्थ पे, वो मेंटेन रहे उनके काइंड, ताकि उनका जो जो प्रजाति है वो मतलब ख़त्म ना हो, वो कंटिन्यू रहे, स्पीशीज़ जो है कभी ख़त्म ना हो। तो वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ देम एंड देयर होम्स ऑल्सो, यानी हमें उनका भी अपने साथ-साथ उनका भी ख़्याल रखना चाहिए। बाय नर्चरिंग एंड प्रिजर्विंग देयर होम्स वी कंट्रीब्यूट टू दिस फ्लोरिशिंग लिविंग वर्ल्ड, और हम उसकी उनके घर को प्रिजर्व करके उनकी लिविंग कंडीशन के बारे में को अच्छा करके रखकर हम उनको भी क्या कर सकते हैं, इस वर्ल्ड को फ्लोरिश करने में हेल्प कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, छोटा-सा हम योगदान दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम आ जाते हैं कीवर्ड्स पे। ब्रीथिंग, डेथ, एक्सक्रीशन, फ्रॉगलेट, जर्मिनेशन, लार्वा, लाइफ साइकिल, लिविंग, ग्रोथ, मूवमेंट, नॉन लिविंग, न्यूट्रिशन, प्यूपा, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, टैडपोल, conclude, create, design, experiment, explore, identify, observation, prediction। तो ये हमारे keywords हैं। अब हम आ जाते हैं summary पे। The object around us can be categorized, जो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको हम दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। जो एसेंशियल फीचर है जो किसी भी चीज़ को लिविंग बीइंग बनाता है वो है कि वो मूव कर सकें, खा सकें, ग्रो करें, ब्रीथ करें, एक्सक्रीट कर सकें, रिस्पॉन्ड कर सकें स्टिमुली को, और रिप्रोड्यूस करें, और बाद में एट लास्ट वो डाई हो जाते हैं। एब्सेंस ऑफ, अगर इनमें से कोई भी फीचर उनमें एब्सेंस है तो इसका मतलब कि वो लिविंग बीइंग नहीं है। हर एक जो लिविंग बीइंग होता है उनके लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है। जर्मिनेशन ऑफ द सीड जो है डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी, कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एयर, सुटेबल लाइट और डार्क कंडीशन। जब जर्मिनेशन के समय क्या होता है, सीड जो है रूट जनरली अ, अ, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो जो रूट है वो जनरली डाउनवर्ड ग्रो करता है, और शूट पार्ट जो है वो अपवर्ड ग्रो करता है। जो प्लांट का साइकिल है वो स्टार्ट होता है सीड के जर्मिनेशन से, उसके बाद वो बहुत सारे स्टेजेस को फॉलो करता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है। इसमें कौन कौन से स्टेजेस इंक्लूडेड हैं, जैसे फ्लावरिंग और सीड का प्रोडक्शन। सीड प्रोड्यूस करता है अपनी लाइफ साइकिल में, वो जर्मिनेट, जो सीड प्रोड्यूस करता है प्लांट अपनी लाइफ साइकिल में, वो जर्मिनेट होकर नया प्लांट बन जाता है, और दो साइकिल इस तरह से कंटिन्यू रहती है। जो लाइफ साइकिल है एनिमल की, वो भी उसमें रिप्रोडक्शन होता है। वो अपने ही जैसा वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अलग अलग स्टेजेस से गो थ्रू होते हैं, अंडरगो वो वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉलो बाय एन एडल्ट स्टेज एंड फाइनली डेथ। फिर वो एडल्ट बनते हैं, उसके बाद फाइनली डेथ हो जाती है उनकी। जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो मेंटेन करता है कंटिन्यूटी ऑफ इट्स ओन काइंड, और जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उनको हेल्प करता है ताकि वो अपने ही जैसा रिप्रोड्यूस कर सकें। मॉस्किटो जो है चार स्टेजेस से गो थ्रू होता है: एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। ये जो लाइफ स्टेजेस है फ्रॉग को इंक्लूड करता है: एग, टेडपोल, फ्रॉगलेट एंड एडल्ट। ठीक है, फ्रॉग का जो लाइफ स्टेज है वो है एग, टेडपोल, फ्रॉगलेट एंड एडल्ट। जो कुछ लिविंग बीइंग है जैसे कि मॉस्किटो और फ्रॉग, उनका सिग्निफिकेंट चेंज आता है अकर्स ड्यूरिंग अलग अलग स्टेज में, लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेज में अलग अलग चेंजेस आते हैं उनमें, और दी चेंजेस जो है उनकी बॉडी के शेप में देखा जा सकता है, उनके स्ट्रक्चर में चेंज लाता है, और इवन और कभी कभी जो है उनके हैबिटेट यानी रहने की जगह में भी बदलाव लाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर किया। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।